आज मैं आपको संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग सुनते होंगे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। लेकिन ये होती क्या है, हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, केवल एक लाइन में लिख देता है, उसके बाद हमको अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक संख्याओं को डील करता हूँ, आपको समझाता हूँ उदाहरण के साथ। और ये जो संख्याएं हैं आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक काम आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहली संख्या जो है वो प्राकृत संख्या है। इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। आप कहीं भी किताब में देखेंगे तो जनरली क्या, या तो प्राकृत संख्या लिखा होगा या प्राकृतिक संख्या लिखा होगा। दोनों ही संख्याओं को एक ही जगह, बहुत कम जगह में शो करता है। इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यदि हम किसी पुस्तक में प्राकृत संख्या पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है प्राकृत संख्या का परिभाषा ये है, और वहीं दूसरी पुस्तक में यदि प्राकृतिक संख्या लिख देता है तो फिर हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्राकृत संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये कहते किसको हैं, तो ऐसी संख्या, क्या लिखा है, ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अब अनंत क्या है, एक तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अनंत क्या है? अनंत यानी जिसका अंत ना हो, जिसका कोई सीमा ना हो। तो ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा दे दिया, बिंदी 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 डाल करके ये मैं लिख देता हूं अनंत। ये जो साइन है ये इनडिफिनिट का है, जिसको कि अनंत बोलते हैं। और ये बिंदी बिंदी का मतलब है कि ये 5, 6, 7, 8, 9 लगातार इसी क्रम में बढ़ते जा रहा है और इसका अंत नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। अब एक चीज इसमें देख लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अनंत तक जा रही है, लेकिन इसमें -1, -2 इस तरह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है यह केवल और केवल धनात्मक होती है, केवल और केवल धनात्मक होती है। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया कि ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसको प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और यह केवल धनात्मक होती है। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या के बारे में देखते हैं। अब दूसरी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में क्या था कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती थी, और पूर्ण संख्या में क्या है, 0 से शुरू होती है। यदि प्राकृतिक संख्या में जैसे क्या था, प्राकृतिक संख्या क्या था, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत का चिन्ह। अब इसी में यदि हम 0 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या था, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता था, और पूर्ण संख्या क्या है, 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, और ये भी एक ही दिशा में जा रहा है, केवल धनात्मक दिशा में जा रहा है। तो पूर्ण संख्या भी क्या होगी, केवल धनात्मक ही होगी। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों क्या होगी, धनात्मक होगी। तो आपको अंतर समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हम सबसे बड़ी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ये उदाहरण में ही देखिए, 0 है, 1 है, 2 है, इसमें 1 में 1 जोड़ते हैं तो आगे वाला आता है, 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। मतलब किसी भी संख्या में यदि हम +1 करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो उसके ठीक आगे वाली प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं, दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। जैसे कि कोई एक आदमी बोलता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में लिख सकता हूं, और वो लिख देता है 5 लाख। अब मैं क्या करूंगा,
उसमें 1 जोड़ दूंगा और ये हो जाएगा 5,01,000। कोई कितना भी बड़ा प्राकृतिक संख्या लिखेगा या कोई कितना भी बड़ा पूर्ण संख्या लिखेगा, हम यदि उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसके सामने वाला आ जाएगा, उसके आगे वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं लिख सकते। अब देखिए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में केवल और केवल एक शून्य का अंतर है, केवल 0 का अंतर है। प्राकृतिक संख्या क्या है, यहां से होकर के जाती है, अगर 1 से शुरू होती है तो प्राकृतिक संख्या है, और यदि ये 0 से शुरू होती है तो पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में केवल 0 का अंतर है, यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, परंतु सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या, देखिए, पूर्ण संख्या 0 से यहाँ शुरू हो रहा है, ये 0 1 2 3 4, ये क्या हो रहा है, पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 से। तो ये तो जो है पहले से ये है, ये लाइन पहले से है, और इतना जो है ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, सभी में केवल 0 बचा हुआ है। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं यहां से शुरू हो रही हैं वो पूर्ण संख्याएं होंगी। मतलब 0 ही एक ऐसा है जो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को अलग करता है। बाकी सब यहां से शुरू होने के बाद ये प्राकृतिक भी है, ये पूर्ण भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं में मैंने आपको अंतर भी बता दिया। सबसे बड़ी पूर्ण और प्राकृतिक संख्या नहीं लिख सकते, ये भी बता दिया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये भी बताया, और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये भी बताया, और दोनों को एक जगह ला करके दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है यह भी बताया। अब अगली संख्या पे आते हैं जिसे कि हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक जैसा कि नाम से ही पूर्ण धन अंक, यानी पूरा अंक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, यानी कि लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे अनंत तक जाती हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। और उसी पूर्ण संख्या को, जैसे कि मान लीजिए यह है 0 1 2 3 4 5 और ये चला गया इधर अनंत तक। इसी को यदि हम पूर्ण संख्या को, इस 1 को, ये इधर क्या है, कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये धन है। इसको हम लिख सकते हैं -2 -3 -4। मतलब 1 2 3 4 को धनात्मक तो है ही, ऋणात्मक के रूप में भी अगर लिख दें, और ये भी -4 -5 -6 -7 -8, ये भी इधर ऋणात्मक रूप में अनंत तक जाएगी, इसका भी कोई अंत नहीं होगा। तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के रूप में लिखा जाता है तो उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से शुरू होता है और धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से शुरू होकर के धनात्मक दिशा में अनंत तक जाता है। परंतु पूर्णांक संख्याएं 0 से शुरू होकर धनात्मक दिशाओं में भी 1 से लेकर के अनंत तक जाता है, और ऋणात्मक भी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 इधर पूरा अनंत तक जाएगा। तो जो पूर्णांक संख्या होता है वो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, उसको अंग्रेजी में हम इंटीजर भी बोलते हैं। तो ये देखिए, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही चीज है, तो एक ही चीज नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है, केवल 0 से शुरू होकर धनात्मक दिशाओं में अनंत तक जाता है, और पूर्णांक संख्या क्या है, 0 से शुरू होता है, इधर धनात्मक भी जाता है और इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 इधर ये ऋणात्मक दिशा में भी अनंत तक जाता है। तो क्लियर हुआ पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में क्या अंतर है। अब अगली संख्या जो मैं बता रहा हूं वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको कि अंग्रेजी में रेशनल नंबर भी कहते हैं।
ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू अर्थात अंश बटे हर, अर्थात p जो है अंश हो गया और q हर हो गया। आपको जनरली जहां भी आप देखेंगे परिभाषा केवल आपको ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ऐसा ही मिलता है। लेकिन इसको और डिटेल करते हुए मैंने एक लाइन जोड़ दिया है, अंश बटे हर। ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त इसमें एक है कि q यानी कि जो हर है उसका नीचे वाला भाग 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है लेकिन केवल शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये मान लीजिए 5 है, 5 बटे हम अगर 1 कर देते हैं तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, कुछ भी। लेकिन यदि हम चाहें कि केवल हम 5 बटे 0 लिख दें तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की संख्याएं अभी तक गणितज्ञों के द्वारा परिभाषित नहीं की गई हैं। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। परिमेय संख्या में जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार की कुछ संख्याएं हैं। और यदि इसके नीचे 2 हो गया या 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, कुछ भी, ऊपर कुछ और नीचे कुछ, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय। इसको भी हमको अगर लेना है, हम 9 लिख दिए, हम यहाँ 10 लिख दिए, 11 लिख दिए, 15 लिख दिए, तो ये सारी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याओं में आएंगी। इसके अलावा यदि -3/10 है या -3/1 है तो ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। ठीक है, मतलब ऊपर की संख्याएं कुछ भी हो, नीचे की संख्याएं कुछ भी हो, केवल शून्य नहीं होनी चाहिए, तो परिमेय संख्या हम उन्हें कहते हैं। यदि मान लीजिए केवल 8 दिया है और पूछा जाएगा कि क्या एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको नीचे 1 लगा करके बोल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यदि ऐसा संख्या लिखा हुआ है और कुछ भी नीचे नहीं है तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि ये 1 है। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब होता है कि 8/1 का मतलब होगा 8/1, यानी 1 से 8 में भाग दिया जा रहा है तो फिर वापस 1 ही आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं को मैंने क्लियर किया। परिमेय संख्याओं में क्या होगा? धनात्मक भी हो सकती है परिमेय संख्या, ऋणात्मक भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकता है। जैसे ये मान लीजिए 2.5, तो हम इसको जब यहाँ इसका दशमलव हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं 25/10, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या में दशमलव संख्या भी आएगी, बटे वाले भी आएंगे, बिना बटे वाले भी आएंगे, क्योंकि जब बिना बटे वाला रहेगा तो हम उसमें 1 लिख करके उसमें बटे लगा सकते हैं। इस प्रकार से केवल और केवल एक शर्त है कि ये उसका जो क्यू यानी नीचे है वो शून्य नहीं होना चाहिए। यदि शून्य हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम दशमलव की संख्याओं को लेते हैं, मान लीजिए कि हम दशमलव की संख्या को लेकर के बोलते हैं ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो किस प्रकार का जो दशमलव होगा वो संख्या परिमेय में आएगी। देखिए, जब हम लोग दशमलव का सवाल हल करते हैं तो एक स्थिति में जाकर जब हम भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के दशमलव को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। तो जो शांत दशमलव में आएगा उसको हम परिमेय संख्या में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 हुआ, केवल ये 2/4 है, सॉरी, जैसे ये 2.5 है, 2.4 है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 2.4 के बाद अन्य कुछ भी नहीं आया है और दशमलव के बाद 4 लिखने के बाद ये पूरी तरह से संख्या कट गई होगी। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या में आएगी। लेकिन जब परिमेय संख्या के रूप में इनको लिखना होगा तो हमको इनको 25/10, यहाँ ये 24/10, इस प्रकार से जब लिखेंगे तभी ये परिमेय संख्या के रूप में कहलाएंगी। जैसे एक संख्या है 22/7,
तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा एक नियतांक होता है जिसका मान इस चिन्ह को हम लोग पाई बोलते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7। तो जब हम 22/7 लिखेंगे तो परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन जब हम केवल पाई लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। अब अगली संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से पहले मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में फिर से कुछ याद दिला दूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। और इसके ठीक उल्टा ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ एक लाइन Q बराबर नहीं है 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं रहे हैं तो Q आएगा ही नहीं, तो Q बराबर 0 ना हो ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं 4 का, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 9 का वर्गमूल होता है 3। 25 का होता है 5। तो कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से पूरा नहीं निकलता है। जैसे 4 का तो 2 निकल गया, लेकिन 5 का क्या होगा? दशमलव में आएगा। 6 का क्या होगा? दशमलव में आएगा। 7 का वर्गमूल दशमलव में आएगा। 8 का दशमलव में आएगा। 9 का 3 आ गया पूरा, लेकिन 10 का फिर दशमलव में आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल भी पूरा अंक में नहीं आता है, उसको भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए हम लिख सकते हैं 2 और वर्गमूल के चिन्ह को यानी करनी से हम लोग शो करते हैं। अब आप बोलोगे कि 1 को क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 1 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो फिर वो 1 बाहर आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको 2 से शुरू करते हैं। ये आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ये अपरिमेय का उदाहरण है। हम ये नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जब हम इसका √4 का जब हम निकालेंगे वर्गमूल तो ये पूरी तरह से 2 आ जाएगा, इसलिए ये √4 जो है अपरिमेय नहीं होगा। अब आगे क्या है? √5 लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं, √9 नहीं होगा। क्यों? कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरी तरह से ये 3 निकल जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जैसे कि ये हो गया आपका √3, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 10 हो जाएगा, 11, 12, 13, ये सब जो हैं जिनका कि वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं निकलेगा, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या के रूप में आएंगी। तो इस प्रकार से ऐसी संख्या जिनको कि हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये क्लियर हो गया? अब मैं उस समय आपको 22/7 बता रहा था, तो ये 22/7 क्या था? परिमेय संख्या था। लेकिन अगर हम यहाँ पाई लेते हैं तो पाई का मान 22/7 जरूर होता है, लेकिन जब हम 22/7 लिखेंगे तो परिमेय संख्या होगा, और जब हम पाई लिखेंगे या ऐसी कुछ संख्याएं लिखेंगे जिनका कि कुछ एक फिक्स वैल्यू होता है, तो वो सारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याओं में आएंगी। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है ये भी हम लोग जान सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव निरूपण शांत होगा, दशमलव निरूपण शांत होगा, वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। और जिसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा, अशांत होगा, मतलब नीचे हर का अंश में जब हम भाग देंगे तो कुछ न कुछ हर बार शेष बच जाएगा, मतलब कि वो पूरी तरह से कभी नहीं कटेगा, तो ऐसी सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के रूप में परिभाषित की गई हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को परिभाषा के साथ साथ आपको अंतर के रूप में भी समझाया। ठीक है, अब हम अगली संख्या में चलते हैं। अब जो अगली संख्या है जिसको कि हम सम संख्या और विषम संख्या के नाम से जानते हैं, दोनों अलग अलग हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी तरह से वो कट जाए, मतलब कि शेषफल 0 बचे। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, 2 से
पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। पूरी तरह से विभाजित हो जाने का मतलब कि नीचे एकदम काट कुट आ जाए, जिसको कि हम लोग काट कुट बोलते हैं ना, या जो हर में हम लोग देखते हैं कि 5 आया 10 आया, 2 5 10 कर दिया, 10 में 10 किया 0, माने अंतिम में शून्य बचे, तो उसको कहते हैं पूरी तरह से विभाजित होना, यानी पूरा पूरा भाग चले जाना, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचना। तो ऐसी समस्त संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसको हम कहते हैं सम संख्या। और इसका पहचान क्या है, मान लीजिए जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, ये एक छोड़ करके, जैसे 2 के बाद 1 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 4 के बाद 5 छोड़ दिए, 6 के बाद 7 को छोड़ दीजिए 8। तो इस प्रकार से एक एक छोड़ करके जो आएगा ना भी अनंत तक विस्तारित होंगी, और उन सभी में 2 से जब हम भाग देंगे तो पूरी तरह से उसमें भाग चला जाएगा। अब मान लीजिए कि एक कोई बड़ी संख्या दे दी गई, 8 4 3 2 6, इतनी बड़ी संख्या दे दी गई 5 अंकों की, और आपसे कहा गया कि बताओ सम है कि विषम है। अब इसका पहचान कैसे करेंगे हम, तो यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, इन पांचों में से चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 0 हो, तो वह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। देखिए यहाँ भी देखिए 2 4 6 8 10, इसके इकाई पर 0 है, इसके इकाई पर फिर 2 है, इस पर 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, फिर 22 लिखेंगे, 2 हो जाएगा, 24 में 4 हो जाएगा, 26 में 6 हो जाएगा, मतलब घूम फिर करके 2 4 6 8 और 0 ही बार बार आएगा। तो सम संख्या समझ में आ गया। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात पूरा पूरा भाग चला जाता है, उनको हम सम संख्या कहते हैं। अब आया विषम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं उनको विषम संख्याएं कहते हैं। सीधा सीधा है, इसमें 2 से भाग चला जाए तो सम, और 2 से भाग न चला जाए तो विषम। भाग न जाने का मतलब जैसे 5 है तो 5 में 2 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, 2 दूनी 4 2 बार जाएगा और एक शेष बचेगा। तो भाग पूरी तरह से जाने का मतलब कि शेषफल कुछ भी ना बचे। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 से अगर हम भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है, उसको विषम कहते हैं। और इसका पहचान क्या है, इसके इकाई के स्थान पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। चाहे 1 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 5 होगा, चाहे 7 होगा, चाहे 9 होगा, क्योंकि इकाई पर तो कोई एक ही संख्या होगा, एक ही अंक होगा। और उदाहरण बता रहा हूं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, एक एक छोड़ करके, जैसे 23 है तो 24 को छोड़ देंगे 25 हो जाएगा, 25 है तो 26 को छोड़ देंगे 27 हो जाएगा, 28 को छोड़ देंगे 29 हो जाएगा, 30 को छोड़ देंगे 31 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विषम संख्या है। तो सम संख्या क्या हुआ, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें सम कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती उसे विषम कहते हैं। पहचान क्या है, सम के लिए पहचान है कि इकाई पर 2 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 6 होगा, चाहे 8 होगा, चाहे 0 होगा। और इसका पहचान क्या है, इकाई पर 1 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 5 होगा, चाहे 7 होगा, चाहे 9 होगा। अब इस पहचान के नियम के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि यह संख्या सम है कि विषम है। मान लीजिए हमको एक बहुत बड़ी संख्या दे देता है 3 4 2, ये इस प्रकार से एक संख्या दी हुई है 84343, माने 84,342। अब ये पूछेगा कि सम है कि विषम है। अब हमको इसको देखना है, तो कैसे देखेंगे, हम केवल इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई पर क्या है, 2 है, और 2 किसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, है। इसका मतलब इकाई पर 2 है, मतलब ये सम है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो इकाई के अंकों को देखकर हम सम और विषम संख्याओं का पता लगा सकते हैं। अब एक संख्या है वास्तविक संख्या। नाम सुनकर के लगता है वास्तविक संख्या, तो वास्तव में ये जैसा नाम इसका है वैसा ही है। वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो वास्तव में है, जिसका कि एक वजूद है, कल्पना किया हुआ संख्या नहीं। जैसे हम लोग काल्पनिक रूप से बहुत सारा लोग कल्पना कर देते हैं ऐसी होगी वैसी होगी, नहीं। जो संख्याएं वास्तव में हमको दिखाई दे रही हैं, जिनका कि प्रयोग हम कहीं ना कहीं करते हैं,
सरल रेखा पर करते हैं, नंबर लाइन पर करते हैं, वे सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और यदि इसका हम परिभाषा बताते हैं तो परिभाषा क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कोई भी धनात्मक संख्या जिसको कि हम p/q के रूप में लिख सकें, या कोई भी ऋणात्मक संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो भी शांत दशमलव है वो भी आती है परिमेय में, और ऐसी संख्या जिसको कि हम p/q के रूप में नहीं लिख सकें वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 4/3, 3/5, -3/5, -6/9, उसके बाद √2, √3, √4, √5, 2.3, 2.57, 3.1432, कुछ भी, मतलब ये जितनी संख्या 4/3, 3/5, -3/5, -6/9, √3, √4, ये जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं सभी वास्तविक संख्याओं में आएंगी। चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्राकृत हो, ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या में आती हैं। क्योंकि जब यहाँ लिखा गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह, तो परिमेय और अपरिमेय के समूह में सारी संख्याएं समाहित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या किसे कहते हैं मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैंने प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या बताया, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लिया जाए, यानी जो संख्या शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा क्या था? पूर्णांक संख्या। यदि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, इधर -1 -2 -3 -4 जो है अनंत तक, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। फिर अगला संख्या मैंने बताया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका हर शून्य नहीं होना चाहिए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिनको कि हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जिसका दशमलव निरूपण अशांत होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद सम संख्या मैंने बताया था। सम संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, मतलब 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से वास्तविक संख्या, तो अभी तक मैंने जितनी संख्याएं बताई, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको संख्याओं के रूप में बताया।